आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। अभी तक हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एसिड बेस रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं और अब हम बात कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन की। और एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम लोगों ने E1 रिएक्शन पढ़ चुका था। सबसे पहले हम लोगों ने E1 की बात की थी, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हमने E2 रिएक्शन की बात की थी, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम जो आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं E1CB रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और आपको थोड़ा सा इसको समझना अच्छे से है, क्योंकि जब हम आगे नेम रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे, तो वहां पर ये स्टेप बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है कि रिएक्शन E1CB मैकेनिज्म से जा रहा है, तो वहां पर आपको मतलब भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका भी आप देखो, और इसके फुल फॉर्म को ऐसे पढ़ेंगे, यूनिमोलिकुलर है तो वन का मतलब तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर, ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, और आगे जो CB लिखा है, इस CB का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। मतलब यहां पर रिएक्शन के मैकेनिज्म में कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा और इसी ही कॉन्जुगेट बेस के फॉर्मेशन से रिएक्शन होकर गुजरेगी। तो शुरू करते हैं कि आखिरकार किस तरह के सबस्ट्रेट पर होगा, कैसे मैकेनिज्म होगा, क्या क्या उससे इंपॉर्टेंट बातें निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो जो सबस्ट्रेट हमारे पास होगा वह सबस्ट्रेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको सबस्ट्रेट के लिए ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या बात याद रखनी है आपको, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, और दूसरी बात वहां पर पुअर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। आपको पता है फ्लोरीन एक लीविंग ग्रुप तो होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात क्या है, यह एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है। तो अगर आपको E1CB मैकेनिज्म को समझना है तो सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट में बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो E1CB मैकेनिज्म होती है वो फ्लोरो डेरिवेटिव्स में ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। उसके बाद हम अगर यहाँ पर रिएजेंट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास रिएजेंट यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा। तो OH- हमारे पास क्या है, बेस है। तो अगर हम अब रिएक्शन करवाते हैं तो हम सीधे मैकेनिज्म की बात करने से पहले एक बार मैं पहले बता देता हूं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर H और इस तरीके से H और H। मतलब सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट पहचानना है, फिर ये आपके पास बेस है और यहां पर प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। और जाहिर सी बात है हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो एल्कीन ही होता है। अब मैं इसके मैकेनिस्टिक पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इस बात पर हम अगर डिस्कस करते हैं तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं इस ही जगह पर इसके मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू को बात करते हैं, तो हम यहाँ के अगर मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो बेस होगा वह बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। आपको पता है ये बेस है, बेस दुनिया में क्या करने आया है, H+ खाने आया है। और कौन से H+ को खाएगा, बीटा H को। तो हम लोग इस बेस से इस H+ को खिला देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर H है आपके पास, यहाँ पर C, H और यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर मैंने लगा दिया माइनस। तो सबसे पहले ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हुआ है, या आप यूं कह लो यहाँ पर आपके पास कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि इस रिएक्शन में कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से हम विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं। बाद में अगला स्टेप बहुत ही सिंपल स्टेप है। यहाँ पर जो ये नेगेटिव है वो इस तरफ से जाता है और फ्लोरीन को बाहर निकाल देता है, और आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट का कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर H है, C डबल बॉन्ड H और H। अब आपको इस मैकेनिज्म से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें निकालनी है। देखो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं मैकेनिज्म से, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। अब मुझे रीजन बताओ कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है।
प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, कि बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आप जरा इसके मैकेनिज्म पे ध्यान दो, देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले बेस ने H+ हटाया, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन किया नेगेटिव चार्ज का। अब ये जो कार्बोनाइन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द्वारा क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा, ये वाली बात है। इसीलिए हमेशा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कंटेनिंग सबस्ट्रेट्स में ही होता है। जो दूसरी बात है वह दूसरी बात यह है कि जो E1CV होता है वह गुड लिविंग ग्रुप के केसेस में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन जो E1CV ज्यादा प्रेफर करता है या ज्यादा फेवर करता है वो पुअर लिविंग ग्रुप के केसेस में ज्यादा प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन या फॉर एग्जांपल प्लस NMe3 ग्रुप, इस तरीके की जो आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती है वो E1CV के द्वारा ही जाती है। तीसरा पॉइंट हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर कार्ब अनाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्ब अनाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। जो फोर्थ पॉइंट है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे इंटरेस्टिंग है जरा ध्यान समझना। हम लोगों को एविडेंस चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर कार्बोनाइन का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो जो कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता है वो हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज से देते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो होता है वो हम लोग रिएक्शन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज से देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसका, कार्बोनाइन के फॉर्मेशन का। तो वह कैसा होगा जरा ध्यान समझना। हमारे पास रिएक्शन क्या है, C, यहाँ पर हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर H है हमारे पास, यहाँ पर H है, यहाँ पर C, H और यहाँ पर फ्लोरीन, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ ETO- या फिर मैं एक ही एरो दिखा देता हूँ ETO- और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ETOD, मतलब बेस इस तरीके से लिया है मैंने। अब यहाँ पर क्या करेगा बेस, सबसे पहले इस H+ को भगा ले जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ क्या लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हो गया कुछ इस तरीके से, जरा ध्यान से देखना, H, यहाँ पर फ्लोरीन, H और H। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा ये नेगेटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट आते हैं वो यहाँ पर दो प्रोडक्ट आते हैं, जरा ध्यान सुनो कैसे। एक तो प्रोडक्ट आपके पास वही आएगा जो अभी हमने बनाया था, किस तरीके से देखो, C, यहाँ पर हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, H, C डबल बॉन्ड C, H और H। ये तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा ही, लेकिन साथ में एक और प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वह कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर C, यहाँ पर D आ जाता है, H, C, यहाँ पर H और F। मतलब जरा अगर आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ड्यूटेरियम लग चुका है, मतलब रिएक्शन में थोड़ी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि यहाँ पर ड्यूटेरियम जाके लग जाता है। तो यही बताता है कि यहाँ पर कार्बोनाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। बाकी इसको ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने E1CV में क्या बात की है, E1CV में हमने बात सिंपल इतनी की है, सबस्ट्रेट को सबसे पहले आपको पहचानना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए बीटा पोजीशन पर और पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो जो रिएक्शन होगी वो कॉन्जुगेट बेस से होकर जाएगी और कॉन्जुगेट बेस होने के बाद वहां पर एल्कीन एज अ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ 3-4 एग्जांपल्स और बताता हूं और फिर इसी एप्लीकेशन बेस्ड एक रिएक्शन है उस रिएक्शन को आपको समझाता हूं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। देखो हम लोगों ने सबसे पहले E1CV का पूरा मैग्नेटिक पार्ट समझ लिया है, अब बारी है उसको थोड़ा सा अप्लाई करने की। हम लोगों को दो बातें समझनी है, एक तो सबस्ट्रेट के बारे में समझना है और दूसरा कि वहां पर कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होकर रिएक्शन जाती है। देखो सबस्ट्रेट में मैंने आपको पुअर लिविंग ग्रुप की बात की थी, तो थोड़ा सा अगर हम आइडिया ले लें कि सर आखिरकार कौन कौन से पुअर लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, किस किस को देखकर हम लोग E1CV रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं। देखो एक तो फ्लोरीन होता ही है आपके पास, इसी तरीके से OH- भी एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ऐसे ही आप एक प्लस NMe3 ये भी आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ऐसे ही OMe भी आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप होता है और CN भी आप कहीं ना कहीं इसको वीक या पुअर लिविंग ग्रुप मान सकते हो। इतना पॉइंट क्लियर है। मतलब इन केसेस के लिए हम लोग E1CV रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं। अब ये आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले आपको बहुत ही ध्यान से सबस्ट्रेट को देखना
देखना है क्या सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और पुअर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे वहां पर इवन सी बी रिएक्शन है। और अगर इवन सी बी है तो सबसे पहले बीटा एच को हटाकर कॉन्जुगेट बेस बनाना है और फिर वहां पर पुअर लीविंग ग्रुप को एलिमिनेट करना है। इस तरीके से हमारी कहानी चलने वाली है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो देखो जरा ध्यान समझना, यहां पर आपके पास रिएजेंट है उसको तो देखने की जरूरत नहीं है। सबस्ट्रेट को देखो, आपके पास यहां बीटा पोजीशन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है, पहली कंडीशन मैच हो गई। और दूसरी फिर क्या बात है, यहां पर आपके पास पुअर लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, मतलब सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है और पुअर लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अब आपके पास क्या होने वाला है, सबसे पहले ये OH माइनस इस H+ को ले जाएगा तो आपके पास यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, यहां पर H और यहां पर फ्लोरीन। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव यहां जाएगा और फ्लोरीन को इस तरीके से एलिमिनेट कर देगा। तो फाइनली आपके पास कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, C, यहां पर Cl डबल बॉन्ड C, H और H। कितना आसान है, सबसे पहले आपने सबस्ट्रेट देखा, फिर आपने कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होकर रिएक्शन को करवा दिया। ऐसे ही अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखता हूं तो सबसे पहले देखो ये वाला आपके पास पुअर लीविंग ग्रुप है। सबसे पहले आप लोग चीजों को आइडेंटिफाई करना, पहचानो। ये आपके पास क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है प्लस NMe3 टाइप का है। ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, 0, जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो पोजीशन 0 हो जाएगी। ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, बीटा पे क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 के रूप में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इस H को मैं ऐसे दर्शा सकता हूँ, तो आपके पास इस OH माइनस के थ्रू क्या होगा, इस H+ का एलिमिनेशन होगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर तो आपने NO2 एज इट इज बना दिया, यहाँ पर आ जाएगा CH माइनस, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस NMe3 टाइप का ये बन जाएगा। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि ये प्लस NMe3 टाइप का ही तो है। अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव कुछ इस तरीके से आएगा और ये वाला ग्रुप पूरा बाहर कर देगा। जैसे ही ये बाहर कर देगा आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, NO2, यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड CH2। बस इतनी ही आपको हर जगह पर कार्यक्रम करना है, इतना ही अपनी नॉलेज लगानी है जिससे आपका इवन CB का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, वही सेम बात है, यहां पर भी क्या है आपके पास H ऐसे दर्शाया, ये वाली पोजीशन क्या है, 0, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करवाया और बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करवा के आपने यहाँ पर क्या बनाया, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन बनाया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस NH3। और फिर जैसे ही आपने ऐसा किया, अगले स्टेप में ये नेगेटिव यहाँ आ गया और इसको आपने एलिमिनेट करवाया, तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया NO2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। अब सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से ही लग रहे होंगे। सबसे पहले सबस्ट्रेट को पहचानो, उसके बाद कार्बोनाइन या कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होकर रिएक्शन करवाओ और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म कर दो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। तो इसीलिए मैं जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करवाता हूं और उससे क्या होता है, बहुत हद तक आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने बीटा एच हटाया, ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। मैं इसी स्टेप में समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में आएंगे अब थोड़ा सा। जैसे ही ये नेगेटिव आया तो हमने इसको मिटा दिया पूरा का पूरा, तो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा। अगले ही स्टेप में ये नेगेटिव यहाँ आएगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा। तो देखो ये कुछ OMe टाइप का फील भी दे रहा है, तो हमारे पास ये पूरा लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन एक बार पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ, बताओ कैसे होने वाला है। सबसे पहले ये आपके पास रिएजेंट था, बीटा एच को पहनाओ। तो देखो ये वाली पोजीशन 0 है, ये अल्फा है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है। तो आपको अच्छे से पता है उस बीटा एच से एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब आप इस केस में क्या करने वाले हो, यहाँ पर जो H है उस H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा CH नेगेटिव CH OH और यहाँ पर
CH3। अब क्या होने वाला है, ये वाला नेगेटिव यहाँ जाएगा और इस OH जो कि पूरे लिविंग ग्रुप है इसको बाहर निकाल देगा और फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। कुछ समझ में आया? तो एक बात और यहां से समझ में आ रही है कि जो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं उनको कॉन्जुगेट बेस बनाकर एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर आपको इवन मैकेनिज्म याद हो जिसमें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, तो हम सबसे पहले वहां पर H+ खिलाते थे तो उस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता था, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन यहां पर इस तरह की रिएक्शंस की ब्यूटी ही ये है, यदि पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वह रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होकर उस ग्रुप को अगले स्टेप पे एलिमिनेट कर देगी जो कि पुअर लिविंग ग्रुप था। नाम में ही पुअर लिविंग ग्रुप है जो कि एलिमिनेट नहीं होना चाहता, तो कुछ ना कुछ तो तरीका करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जिससे पुअर लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इनटू गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर है यहां तक? तो अभी तक हमने E1CB का पूरा मैकेनिस्टिक पार्ट सीखा, उसके कुछ क्वेश्चन सीखे। अब एक बात और सीखते हैं जो कि हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टाइम सीखा था। अगर आपको याद हो तो हमने एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सीखी थी उस समय, जहां पर आपको मैंने साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन बताया था। तो जो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन होता है उसमें भी आपके पास क्या होता है, E1CB का मैकेनिज्म होता है। अब उसी मैं एग्जांपल को डिस्कस करता हूं और उसके साथ एक दो एग्जांपल्स और हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब हम बात कर लेते हैं एक इंटरेस्टिंग केस की जो कि मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान समझाया था। देखो, हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड हो और उसके सामने यदि हम इस तरीके से HCl लेके आ जाएं तो यहाँ पर क्या होता था, आपके पास C डबल बॉन्ड हटाकर कुछ इस तरीके से OH और CN साइनोहाइड्रिन का आप लोग फॉर्मेशन करते थे। ये जो एग्जाम्पल होता है यह एग्जाम्पल एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि मैंने आपको एडिशन रिएक्शन के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया था। लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं इसके रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन की बात करता हूं, रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन वह कहीं ना कहीं आपकी E1CB मैकेनिज्म होती है। बस इस बात को मुझे अच्छे से यहाँ पर समझाना है। देखो किस तरीके से इस पॉइंट को समझेंगे। आपके पास सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या है, कुछ इस तरीके से है CH3 CH, यहाँ पर OH रहा होगा और यहाँ पर आपके पास क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरीके से आपके पास सबस्ट्रेट है, यही तो है, ये वाला मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर OH माइनस आएगा इस वाले पार्ट से, ठीक है। ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पर इस H+ को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास क्या कर देगा, इस तरीके से CH3 CH O माइनस और CN नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर जाएगा और CN को बाहर निकाल देगा और फाइनली आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जरा आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन को देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो ये जस्ट इस रिएक्शन का क्या है, रिवर्स है, मतलब साइनोहाइड्रिन से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन है और ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो हो रही है इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलेंगे E1CB मैकेनिज्म। अब उस टाइम पे मैं ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि मैंने आपको E1CB रिएक्शन नहीं पढ़ाई थी, लेकिन अब हम लोगों ने E1CB रिएक्शन पढ़ चुकी है, हमें इसके सारे पॉइंट्स पता हैं, तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी हो रही होगी। तो चलिए फिर कुछ और क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मान लो यदि आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, कुछ इस तरीके से आपके पास मैं यहाँ पर कंपाउंड बना दूं N+ यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CN और यहाँ पर आपके पास क्या है, OH माइनस है। अगर हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो कैसे सोचोगे, तो सबसे पहले एक बात देखो, ये जो है ये आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में 0 पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और बीटा पोजीशन पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सबस्ट्रेट हमारी E1CB रिएक्शंस की पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अब क्या, बस वेट मत करो, यहाँ पर क्या होने वाला है, H है आपके पास, ये OH माइनस इस H+ को ले जाएगा और फाइनली आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा,
फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा CH-, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CN, मतलब कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही अगले स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ से CH- आएगा और इस CN को बाहर निकाल देगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा सा बन जाएगा। N यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम अगर ऐसा ही कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हमेशा ये हूं कि आपको जितनी भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ करा दिया जाए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बेहतरीन हो सके। मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा क्वेश्चन करते समय, क्या ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या ये इवन CV है, और अगर इवन CV है तो उसको बस उस तरीके से करवाइए, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन करवा के। तो देखो हम अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है। मेरा यहां से सोचना स्टार्ट होगा, इसकी पोजीशन 0 है, ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा पर H है और यहाँ पर क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। तो हम बोल सकते हैं यहां से हमारी इवन CV सबस्ट्रेट की कंडीशन फुलफिल हो रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, OH- इस H+ को ले जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि NO2 ग्रुप के द्वारा क्या होगा, स्टेबलाइज भी होगा। यहाँ पर OMe है और यहाँ पर PH है। फिर अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव करने वाला है इस तरीके से। OMe जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको इस तरीके से एलिमिनेट करेगा और फाइनल आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, PH NO2 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास इवन CV रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत हद तक आपको इवन CV रिएक्शंस के बारे में समझा रहे होंगे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आखिरकार किस नेम रिएक्शन में मैं इवन CV मैकेनिज्म की बात करने वाला हूँ। जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तो जो इसका कंडेंसेशन स्टेप होगा ना, देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2 पार्ट्स में होती है। एक तो एल्डोल रिएक्शन होती है और एक एल्डोल कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वह इवन CV मैकेनिज्म फॉलो करेगी, तो वहां पे डिटेल में बात कर रहे होंगे। अब हम एक बार क्या करते हैं, इवन रिएक्शन, E2 रिएक्शन और इवन CV रिएक्शन तीनों ही की डिफरेंट कंडीशंस को एक बार क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि इन तीनों ही रिएक्शंस के प्रति हमें बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ सके। तो ये है हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन का कंपैरिजन। अभी तक एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने 3 रिएक्शन की बात की है, इवन रिएक्शन, E2 रिएक्शन और इवन CV रिएक्शन, और तीनों ही रिएक्शन का हम लोगों के सामने ये कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि जहां पर आपके सामने अगर क्वेश्चन आए तो आप कम से कम ये तो पहचान सके कि कौन सी रिएक्शन इवन है, कौन सी E2 है और कौन सी इवन CV है। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो सबसे पहले क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यह एक कंसर्टेड रिएक्शन है और यह भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखो सिंपल सी बात यह है कि कंसर्टेड मैकेनिज्म वह मैकेनिज्म होती है जहां पर आपके पास साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, उसी ही रिएक्शन को हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। तो E2 रिएक्शन में आपके पास ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था, जहां पर साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्म भी हो रही थी और बॉन्ड ब्रेक भी हो रही थी। अगला जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू होकर गुजरती है। इस रिएक्शन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर गुजरती है और इस रिएक्शन में आपके पास कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो वह रिएक्शन इवन CV रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी पे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री का एक यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है। बस आप यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लो, क्या पता क्वेश्चन में कभी सीधा सीधा यही कंपैरिजन करते हुए पूछ लिया जाए, तो कम से कम वहां पर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्युलरिटी होती है, इन दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, मोस्टली केसेस में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम हो जाते हैं, वो बात अलग है। तो ये बात मुझे आज सिखानी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इवन CV रिएक्शन की पूरी बातें कर चुकी हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको इवन CV के एप्लीकेशन पार्ट की तरफ लेके जाऊंगा, जहां पर हम लोग एक बहुत ही फेमस रिएक्शन पढ़ेंगे, हॉफमैन
एंड डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक EI मैकेनिज्म है और हमारा पूरा कंप्लीट एलिमिनेशन खत्म। तो इस तरीके से हमारी पूरी अभी रिएक्शन मैकेनिज्म की सफर चल रही है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।